हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत यूपी स्पेशल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले जूनियर सुपर टेट के मद्देनज़र काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को यूपी स्पेशल से संबंधित एक वीडियो मैंने बना दिया है। यदि जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज आज की वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। प्रश्न कह रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वह हमारे देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा हो जाएगा 16.5% है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश का होगा उसमें वह 16.5% है। ठीक है, कितना है? 16.5%, यानी आपका जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वे आपके एकदम फैक्ट होते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना होता है। इस तरह के प्रश्न आपको एकदम रटे रटाए याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग एकदम याद कर लीजिए, रट डालिए। ठीक है, और देखिए ये जनसंख्या का प्रश्न आपको है, तो ये यूपी स्पेशल में आपके इस तरह के एक प्रश्न फिक्स है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उससे एक प्रश्न फिक्स है, आने ही आने हैं। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश की जनगणना जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, जो जैसा कि इस प्रश्न में कह रहा है 2011 की जनगणना, तो उसमें जो हमारे यूपी में जो महिला जनसंख्या प्रतिशत था वह हमारा 47.72% था। कितना? 47.72% था। तो हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कि 47.272 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको यूपी स्पेशल संबंधित लगभग मैं आप लोगों को लगभग 1000 प्रश्न मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को दूंगा, जो कि आपके सुपर टेट के जो जूनियर का है उसके लिए काफ़ी ये इनफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना 1000 प्रश्न काफ़ी हो जाते हैं। अगर इन सभी वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या है। ठीक है, जो 2011 की जनगणना हुई थी उत्तर प्रदेश में, ये देखिए राज्य की बात कर रहा है तो समझिए कि यूपी। ठीक है, क्योंकि हम यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो राज्य में जो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका प्रतिशत जनसंख्या में कितना है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 0 से 6 वर्ष के आयु की जो प्रतिशत है वह हमारे 15.41% है। कितना है? 15.41। इसे 15.41 ना कहिएगा क्योंकि गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद हम लोगों को एक एक, ठीक है, पढ़ना पड़ता है। तो 15.41%, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। जनघनत्व वाला सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपी स्पेशल से कई एग्जामों में, तो हो सकता है कि ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, गाजियाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। अक्सर लोग इलाहाबाद या लखनऊ पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपका गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात, ठीक है, यानी यूपी का जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें राज्य में जो लिंगानुपात था कितना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 912। ठीक है, कितना हो जाएगा? 912। तो ऑप्शन ए जो दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात कितना था? 912। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, जनगणना 2011 की बात हो रही है,
के अनुसार कौन सा, ठीक है, जो हमारे स्टेट में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुझे लगता है कि सभी लोग जानते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका गौतम बुद्ध नगर है। क्या है? गौतम बुद्ध नगर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें महिला साक्षरता की बात हो रही है, तो कितना प्रतिशत उसकी दर है? महिला साक्षरता की जो दर है वे फ्रेंड्स 57.2% है। कितना है? 57.2% है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। ठीक है, 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जो जिला है वह आपका श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम 10 की वृद्धि है इसकी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, तो राज्य की बात हो रही है, वो तो न्यूनतम था श्रावस्ती, ये राज्य की 10 की, ठीक है, पूछा है, पूरे स्टेट की पूछा है। ठीक ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 20.22%। कितना? 20.22%। यदि आपके ऑप्शन में केवल 20% ऐसे नियर अबाउट में दे देगा तो आप 20 दे दे, 21 दे दे, 19 दे दे, तो आप 20 पे चले जाइएगा। लेकिन एग्जैक्ट आपको देता है जैसे पॉइंट में करके, तो जहाँ पे 20.22% होगा उसे आप लोग राइट टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20.22%। ठीक है, ये 10 की वृद्धि है आपके उत्तर प्रदेश के 2011 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10 नंबर कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर रही। ठीक है, तो महिला जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी थी ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 21.23% है फ्रेंड्स। कितना? 21.23% है, यानी ऑप्शन डी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसे आप लोग अपने नॉलेज के लिए ऐसे बिना एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं वे भी इसको देख सकते हैं कि हमारे स्टेट में जो महिला साक्षरता दर है वो कितना है 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुरूप। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर नगर। ठीक है, कौन सा? कानपुर नगर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर नगर। यहाँ पे क्या है? महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है किस जिले में? कानपुर नगर 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है, 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो 2001 में जो जनगणना हुई थी उसकी तुलना में जो 2011 में जनगणना हुई उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, साक्षरता में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 11.34% की वृद्धि हुई। कितना? 2001 से 2011 तक आने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 11.34 की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 11.34% की वृद्धि हुई साक्षरता की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है? देखिए, जनगणना से संबंधित सारे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी जो नहीं मिलेंगे मैं आप लोगों को नोट्स इसका आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे। ठीक है, जल्द ही आप लोगों को टेलीग्राम पे यूपी स्पेशल से संबंधित आप लोगों को नोट्स मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका इसमें देखिए बी हो जाएगा, 5.3%। ठीक है, कितनी कम है? 5.3%। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर कह रहा है, 2001 से 2011 के मध्य राज्य के जन घनत्व में कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, 2001 से 2011 तक आने में ठीक है, राज्य में जो जन घनत्व हुई थी उसकी कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि वो कितने वर्ग किलोमीटर पर मतलब 1 किलोमीटर वर्ग पर कितने
कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, यही आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वृद्धि हुई है 2001 से 2011 तक होने में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है, तो कितनी है? तो इजी प्रश्न है, जो लोग पढ़े होंगे तो जरूर से इसको कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 902। ठीक है, 1000 बालक पे कितने शिशु हैं आपके? 902, मतलब कि बच्चियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब देखिए, आप लोग प्राचीन इतिहास में अब जा रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, किस जिले से? तो आप लोगों को ये इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोल्डिहवा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोल्डिहवा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से धान की खेती के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोल्डिहवा। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर कह रहा है बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने यूपी स्पेशल पढ़ा होगा, अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हमारे कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, कौन सा प्रश्न हमारे एग्जैक्ट एकदम सही है, या गेस करके मार रहे हैं तो सही हो जा रहा है। लेकिन गेस तो ठीक है, जब नहीं आएगा तो गेस करेंगे, लेकिन इतना आप कोशिश करिए कि आपको प्रश्न गेस करने की ज़रूरत नहीं पड़े, एकदम एक्यूरेट राइट हो जाए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। तो बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति निर्मित हुई थी तो कहाँ पे? आपकी मथुरा कला शैली में। ठीक है, कहाँ पे? मथुरा कला शैली में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो कहाँ पे? मथुरा कला शैली में। ठीक है, यदि ये कह दे कि बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किस कला में मिली हैं, तो वे आपकी गांधार कला में आ जाएंगी। सबसे ज़्यादा अधिक पूछेगा तो गांधार कला आ जाएगा, लेकिन प्रथम मूर्ति की बात आएगी तो मथुरा कला। ठीक, कहाँ पे? मथुरा कला। और प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा कला शैली में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 18 कह रहा है फ्रेंड्स, साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। साटक जो वस्त्र था उसका निर्माण का जो प्रमुख केंद्र था वह क्या था? तो वह आपका वाराणसी था। क्या था? वाराणसी था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साटक वस्त्र का जो निर्माण का प्रमुख केंद्र था वह आपका वाराणसी था। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोशाल की जन्मभूमि थी। देखिए, ये इसमें एक और प्रश्न बन गया कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा आपको मखली गोशाल। ये भी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो प्रश्न इसमें क्या कह रहा है आपका कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोशाल की जो जन्मभूमि थी वह क्या थी? तो उनकी जो जन्मभूमि थी फ्रेंड्स वह श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित? बहुत अच्छा प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न है। तो यह आपके हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक है, बांसखेड़ा जो अभिलेख है यह हर्षवर्धन से संबंधित अभिलेख है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हर्षवर्धन किस वंश का शासक था। ठीक है, किस वंश का शासक था हर्षवर्धन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका मुझे लगता है आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। और आपके जूनियर सुपर टेट में जो हर्षवर्धन है इसका जिस वंश का था, ये आपको एकदम लिख दिया है, एक हेडिंग बना के डाला है इस पॉइंट को, कि यह आपको जो वंश है आपको पढ़ना है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किस वंश का है हर्षवर्धन। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है
अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? तो यह आपके धनदेव ने, ठीक है, रामपाल नहीं फ्रेंड्स, धनदेव हो जाएगा, ठीक है। धनदेव ने अयोध्या अभिलेख, ठीक है, प्रचलित करवाया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, धनदेव। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर जो प्राप्त हुआ, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इजी प्रश्न है, 22 नंबर का प्रश्न। तो ये आपका देवगढ़ से, ठीक है। ये गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर है, ठीक है, ये भी पूछ देता है कि जो दशावतार मंदिर है यह किस वंश से संबंधित या किस काल से संबंधित? ये गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है आपका दशावतार मंदिर, और ये आपके देवगढ़ में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, देवगढ़। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर कह रहा है कि अयोध्या का प्राचीन नाम था। तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए कितना अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अयोध्या का प्राचीन नाम था फ्रेंड्स आपका अयाज्या, ठीक है। क्या था? नहीं सॉरी फ्रेंड्स, अयाज्या नहीं, अयाजसा, ठीक है, अयाजसा। यानी कि ऑप्शन बी थोड़ा सा टेढ़ा शब्द है, अयाजसा, ठीक है। अयोध्या का यह प्राचीन नाम था। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा स्पेशल में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था। बहुत अच्छा प्रश्न। हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज था यह क्या कहलाता था? तो कन्नौज उस समय आपका नगर महोदय श्री कहलाता था। क्या कहलाता था? नगर महोदय श्री। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है मध्य मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? तो यह आपके सराय नाहर राय से मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर राय से मिले हैं। मध्य पाषाण युग के जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं ये आपके सराय नाहर राय से मिले हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 26 देखिए फ्रेंड्स, आपकी यूपी स्पेशल से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। हाँ करंट होगा तो करंट इस आप लोगों को करंट का जो मंथली आप लोगों का करंट का मैं आप लोगों को दूंगा, डेली वाइज तो नहीं, मंथली आप लोगों को ज़रूर से मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपके सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? प्राचीन काल में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था वह उस समय क्या कहलाता था? तो उस समय फ्रेंड्स यह मध्य देश कहलाता था। क्या कहलाता था? मध्य देश कहलाता था। बहुत अच्छा प्रश्न, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य देश। 27 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो एशिया से जुड़ा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंध था जो कि क्या है? एशिया से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर देखिए कह रहा है सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिराजे हिंद आप लोगों ने कई बार सुना होगा और जरूर से इसे पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। जौनपुर को कहा जाता है सिराजे हिंद, ठीक है। किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? नवाबों की नगरी, ठीक है। क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? जो राजा अकबर थे उनके जो दरबारी कवि बीरबल थे उनका संबंध किस जगह से था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बीरबल कहाँ, बीरबल का जन्म कहाँ पे हुआ था? कालपी में, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कालपी से। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था कहाँ से? ठीक है, 10 मई 1857 ईस्वी को जो भारत में कह सकते हैं सबसे बड़ा विद्रोह उसका प्रारंभ क्या हुआ था वह किस जगह से हुआ था ये आपको बताना है। तो यह आपको मेरठ से हुआ था। कहाँ से?
आसान सा प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा जा चुका है मेरठ से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ में। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। आप आगे पूरे अपने देश की बात में देश में मत किसी स्थान को ले लीजिएगा, ये यूपी स्पेशल है तो यूपी के ही आपको जगह का नाम इसमें ढूंढना है। तो 31 नंबर का प्रश्न करें, 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, कौन सा था? तो वह आपका अवध और बुंदेलखंड था। क्या था? अवध बुंदेलखंड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अवध और बुंदेलखंड। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उसकी अध्यक्षता आपके जॉर्ज यूले ने की थी। किसने? जॉर्ज यूले ने की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज यूले। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, इन चारों में से आपको बताना कि 1857 ईस्वी के जो प्रथम स्वाधीनता आंदोलन हुआ था, तो वहां पे सबसे बड़ा केंद्र इन चारों में से कौन सा था? तो 33 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपका मेरठ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, मेरठ। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर देखिए कह रहा है, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित जो वीडियो है, जरूरी नहीं है कि केवल आपके जूनियर सुपर टेट के लिए है, बाकी स्टेट की कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे यूपी से प्रश्न पूछे जाने हैं, वहाँ उसके मद्देनज़र भी ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित तो यही सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो जो अलग तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी की, ठीक है, तो उसकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कह रहा था कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? अच्छा प्रश्न है 34 नंबर का, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, ठीक है। जो कानपुर था इसे अंग्रेजों के अधीन नहीं किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। 35 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये आपके जो इसका नेतृत्व किया गया था आपके खान बहादुर खान, ठीक है। बरेली में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है, वहाँ का नेतृत्व आपके खान बहादुर खान ने किया था। क्या? किसने? खान बहादुर खान ने। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा जो बेगम हजरत महल है, ठीक है, इन्होंने कहाँ के, ठीक है, नेतृत्व किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये कई बार पूछा जा चुका है बेगम हजरत महल से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा आगरा में संपन्न हुआ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन देखिए इसमें मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, कौन? मौलाना हसरत मोहानी की, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 37 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ठीक है, काशी विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो 37 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, ठीक है, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा जो कांड हुआ था यह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स चौरी चौरा कांड सभी लोग जानते हैं कि 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? चौरी चौरा जो कांड हुआ था आपके 1922 ईस्वी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और चौरी चौरा कांड से संबंधित जो घटना हुई थी ये सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, ठीक है। पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे जो ब्रिटिश पुलिस थे वे क्या हुए थे, जल गए थे, ठीक है। और गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन चलाया था उसे वापस ले लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर
उनतालीस नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है, न कि कांग्रेस पार्टी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला सम्मेलन कानपुर में हुआ था, किसने किया था, ठीक है। तो यह आपके सत्यभक्त ने किया था। किसने? सत्यभक्त ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सत्यभक्त ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी। जो काकोरी कांड हुआ था, उसमें हुआ था क्या कि जो ट्रेन से भरकर जो क्या बोल रहे थे सभी सामान जा रहे थे, उसे क्या किया था, क्रांतिकारियों ने उसे रोकवाकर उसे लूट लिया था, ठीक है। तो यह कांड कब हुआ था, यही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यह कांड आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी आपको 9 अगस्त नहीं देता है, केवल 1925 दे देगा, 1931 दे देगा, 1928 दे देगा, 1923 दे देगा। तो आप 1925 को टिक करिएगा। यदि एग्जैक्ट डेट पूछ देगा 9 अगस्त 1925 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर था जहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। तो वह शहर आपका बलिया था, ठीक है। ठीक है, कौन सा शहर था? बलिया था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, अस्थायी सरकार स्थापित कर दिया गया था, तो अब बलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 नंबर का प्रश्न करें कि 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सम्मेलन अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता किसने किया था। तो अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य जे बी कृपलानी ने, ठीक है। कौन? आचार्य जे बी कृपलानी हो जाएगा हमारे राइट आंसर प्रश्न नंबर 42 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1850 ईस्वी में 1947 ईस्वी के मध्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए थे। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1850 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए थे, ठीक है। प्रश्न सीधा सीधा समझ लीजिए, कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 से 1847 के बीच में, तो कितनी बार हुआ था, यही बस आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का आपका 8 बार होगा फ्रेंड्स। कितना बार? 8 बार हो जाएगा, ठीक है। 1885 से लेकर 1947 के मध्य आपका 8 बार हुआ था। कितनी बार? 8 बार हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 बार। अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा आपका यूपी स्पेशल से। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड इसका कराऊंगा और प्रश्न तो सारे करवाऊंगा। 44 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी। 44 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 45 कर रहा है चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, 45 नंबर का प्रश्न। इजी देखिए प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको यूपी स्पेशल में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इजी प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है? यह आपके इलाहाबाद में, जो कि आप प्रयागराज के नाम से हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड पार्क। यदि आप इलाहाबाद के हैं, इस पार्क में नहीं घूमे हैं, तो जरूर से घूम लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर का प्रश्न। 46 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बहुत अच्छा प्रश्न। 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड, ठीक है। कौन सा? बुंदेलखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 47 नंबर देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा जिला है यूपी का जो आपका दक्षिण पठारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह आपका जिला है आगरा, ठीक है। कौन सा है? आगरा जिला है। यह आपके यूपी के दक्षिण पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा? आगरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के दक्षिण
उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण में जो पठारी भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको फ्रेंड्स अब बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दक्षिण में स्थित भूभाग इस भाग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, तो उसे हम लोग पठारी जो भाग है उससे हम लोग बुंदेलखंड का पठार पठार कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? दो ही ऑप्शन है, बस आप लोगों को जान लेना है कि उत्तर प्रदेश किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य है। तो यह आपके ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 23, ठीक है, 23 डिग्री 5 2, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 2 8 उत्तरी अक्षांश तथा, ठीक है, 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 3 9 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए है आप लोगों के सामने आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। तो 50 नंबर का जो प्रश्न है देखिए क्या कह रहा है। 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश को इसके पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सभी लोग जानते हैं, इजी प्रश्न था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं और भी सुधार करने का प्रयास करूं और आप लोगों को अच्छे टॉपिक पे आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। यदि किसी प्रश्न में आप लोगों को डाउट लगे तो उसका अब उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि जो भी प्रश्न आप लोग कमेंट करते हैं कि यह प्रश्न गलत है या इसमें डाउटफुल है तो मैं उस पर ज़रूर से स्पष्टीकरण देता हूं। और बस आखिर में यही कहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।